आईना स्वरांगी साने। भिंडी क्या भाव दी? और आलू? और लौकी? कितने आम सवाल थे ये, लेकिन उन सवालों से जुड़ी आवाज़ ने जैसे उसे अतीत में ले जा खड़ा कर दिया था। आम दिनों की तरह वह भी एक आम दिन था। उस शाम प्रिया सब्जी खरीदने बाजार गई थी और सब्जी मंडी में उसे ये सवाल सुनाई दिए थे। ये सवाल भी आम थे, लेकिन आवाज़, पूछने का वो अंदाज बड़ा जाना पहचाना लग रहा था। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। हरे रंग की लहरिया साड़ी में कोई महिला खड़ी थी। प्रिया ने दिमाग पर थोड़ा जोर डाला। ओह, यह तो कौमुदी थी। प्रिया हल्के से बुदबुदाई, कौमुदी? हरे रंग की साड़ी पहनी महिला पहले थोड़ा अचकचाई। प्रिया ने फिर कुछ जोर देकर पूछा, कौमुदी? महिला ने अचरज से हाँ कहा। अरे, यह कौमुदी ही थी। प्रिया उसे गले लगा लेना चाहती थी, लेकिन वह सब्जी मंडी थी और वास्तविक कद्दू गोभी के बीच उसका इस तरह गले लगना शोभा नहीं देता। इसलिए प्रिया ने ऐसा नहीं किया। प्रिया ने उसे याद दिलाते हुए कहा, मैं प्रिया। याद है, मैंने तुम्हें स्कूल में एक कार्ड दिया था और उस पर लिखा था, तुम फूल हो मगर गोभी का। और आज तुम मिली भी तो सब्जी मंडी में। वाह! कौमुदी ने भी प्रिया को पहचान लिया। पहचानती कैसे नहीं? स्कूल के कुछ साल दोनों ने साथ बिताए थे और उन कुछ सालों में बहुत मस्ती की थी, घूमे फिरे थे और जाहिरन पढ़ाई भी साथ साथ की थी। एक दूसरे को समझा परखा था। तब कौमुदी बहुत सुंदर दिखा करती थी। उसके काले रेशमी बाल और वह चमकदार चेहरा। वो किसी को अपने चेहरे पर हाथ नहीं लगाने देती थी कि त्वचा खराब हो जाएगी। प्रिया उस पुरानी कौमुदी को इस नए चेहरे में तलाश रही थी। इस नए चेहरे पर झाइयाँ थीं, दांत आगे निकल आए थे, आंखों के नीचे गहरे काले धब्बे थे और त्वचा की वह रंगत कहीं खो गई थी। यह कौमुदी को क्या हो गया था? प्रिया ने बहुत हद तक सामान्य बने रहने की कोशिश करते हुए पूछा, यहाँ कैसे? कौमुदी ने बताया, उसके पति की नई नौकरी इस शहर में लगी थी और वे कुछ महीनों से यहाँ थे। इतने में प्रिया की नज़र कौमुदी के पीछे खड़े व्यक्ति पर गई, जो कुछ नाराजगी से कौमुदी को देख रहा था। प्रिया ने इशारा किया। कौमुदी ने परिचय कराया, ये मेरे पति हैं और ये प्रिया। पति ने उखड़े अंदाज में ठीक है किया और कहा, देर हो रही है। प्रिया को यह बड़ा अजीब लगा, न दुआ न सलाम। कौमुदी तुरंत आज्ञा पालन करने की मुद्रा में आ गई। उसने प्रिया से कहा, चलो अब तो एक ही शहर में हैं, फिर मिलते हैं। प्रिया ने लगभग उसे रोकते हुए उसका मोबाइल नंबर मांगा और उसे कहा कि वह मिस्ड कॉल दे रही है, सेव कर लेना। कौमुदी ने हाँ और ना के बीच गर्दन हिलाई और पति के पीछे हड़बड़ाती चली गई। प्रिया इस तरह कौमुदी का जाना देख रही थी। प्रिया ने किसी तरह सब्जी ली और यही सोचते घर लौटी कि क्या यह उसकी वही कौमुदी है जिसे अपनी दुपहिया पर पीछे बिठा वह शहर काबिज कर लेती थी। जब मन हुआ, जहां मन हुआ निकल लिए। इतनी आजाद कौमुदी इतनी कैद कैसे हो सकती है? प्रिया ने 2 दिन कौमुदी के फ़ोन आने का इंतज़ार किया। तीसरे दिन दोपहर में फ़ोन लगा लिया। कौमुदी ने फ़ोन नहीं उठाया। प्रिया की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अगले दिन उसने फिर दोपहर ढले फ़ोन लगाया। लंबी घंटी गई। फ़ोन कटने ही वाला था कि उसके ठीक पहले उधर से
हेलो आवाज़ आई। प्रिया के कौमुदी इतना कहते ही उधर से सिसकी सुनाई पड़ी। प्रिया ने दोबारा धीमी आवाज़ में कहा, कौमुदी। वह कौमुदी ही थी। कौमुदी कुछ कह नहीं रही थी, पर जैसे प्रिया उसका अनकहा सुन पा रही थी। प्रिया तब तक फ़ोन पर उसका अनकहा उसी तरह बिना कुछ कहे सुनती रही जब तक उधर से भारी और ज़ोरदार आवाज़ सुनाई नहीं दी। किसका फ़ोन है? कौमुदी ने फ़ोन काट दिया। प्रिया ने फ़ोन रख दिया। उस शाम प्रिया ने केवल इतना संदेश डाला कि कौमुदी को जब समय हो वह बात कर सकती है। प्रिया का मन नहीं लग रहा था। उसे वह दिन याद आ गया जब कौमुदी ने 8वीं कक्षा में उनके स्कूल में प्रवेश लिया था। तब कौमुदी से बात करने के लिए प्रिया कितनी उतावली थी। प्रिया आज भी उतावली है, लेकिन तब प्रिया आनंद से भरी थी। आज परेशान है। इस बात को 8 दिन हो गए होंगे। ऑफिस और घर के कामों के अलावा प्रिया का विस्तृत सामाजिक दायरा था, लेकिन इन सब के बावजूद प्रिया कौमुदी की सिसकी को भुला नहीं पा रही थी। कई दिनों बाद किसी एक दिन कौमुदी का फ़ोन आया। प्रिया अपने काम में थी, लेकिन अब उसने काम से ध्यान हटा कौमुदी से बात करना तय किया, क्योंकि शायद कौमुदी को उसकी ज़रूरत थी और प्रिया की वह पक्की सहेली हुआ करती थी। प्रिया और कौमुदी लगभग एक जैसे परिवारों में बड़ी हुई। पढ़ाई भी दोनों ने एक जैसी की। हालांकि प्रिया बचपन से ही आवेश से भरी होती थी और कौमुदी उसे शांत रहने के लिए कहा करती थी, लेकिन शांत रहने और मुर्दा खामोशी में अंतर होता है ना। प्रिया के अवचेतन मन में इतनी बातें चल रही थी और वह फ़ोन पर कौमुदी को सुन भी रही थी। उसकी झूठी हंसी, अपने सवालों के सामने खड़े होने के बजाय वह प्रिया से पूछ रही थी कि प्रिया कैसी है। प्रिया ने चाहा वह कौमुदी को लताड़ दे कि तुम्हारी तरह मरी नहीं, मर मर कर नहीं जी रही, लेकिन आहत कौमुदी को वह और आहत नहीं करना चाहती थी। उसने कौमुदी को अपने घर आने का न्योता दिया। कौमुदी तैयार नहीं थी। प्रिया ने उससे कहा, ठीक है, बाहर मिलते हैं। कौमुदी इस बात को भी टाल गई। प्रिया ने न चाहते हुए पूछा कि क्या वह उसके घर आ सकती है। कौमुदी इस बात पर किसी तरह राजी हो गई। उसने प्रिया को सोमवार से शुक्रवार के बीच किसी दोपहरी 2 से 4 बजे के बीच आने का समय दिया। प्रिया ने उसे कहा कि वह बताएगी। कौमुदी ने हाँ कहते हुए फ़ोन रख दिया। प्रिया को लगने लगा था कि कौमुदी के साथ कुछ बहुत ही गलत हो रहा है, वरना कोई किसी को इस तरह समय नहीं बताता, और वह भी यह जाने बिना कि सामने वाले के लिए यह समय उपयुक्त रहेगा या नहीं। प्रिया ने अपने अगले कार्यक्रमों का नियोजन किया और बुधवार का दिन कौमुदी के लिए निकाला। कौमुदी को उसने सोमवार को ही संदेश भेज दिया कि वह बुधवार को उसके यहाँ आ रही है, पता भेजे। कौमुदी का मंगलवार को जवाब आया कि इस बुधवार नहीं, अगले बुधवार मिलते हैं। प्रिया को कौमुदी पर गुस्सा आ रहा था। वह क्यों टाल रही है? लेकिन प्रिया जानती थी कि अभी कौमुदी पर गुस्सा करने का नहीं, बल्कि उसे सहलाने का समय है। प्रिया ने हाँ कह दिया और वह फिर अगले बुधवार का इंतज़ार करने लगी। अगला बुधवार भी आया और चला गया। कौमुदी ने फिर बहाना बनाया। उसने अब तक प्रिया को अपना पता भी नहीं भेजा था, लेकिन प्रिया भी पीछे पड़ गई। आखिरकार प्रिया की जिद के आगे कौमुदी हार गई और वह प्रिया को अपने घर बुलाने के लिए राजी हो गई। वो बुधवार आया। प्रिया ठीक 2 बजे कौमुदी के बताए पते पर पहुंच गई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समय मिल सके। कौमुदी ने दरवाज़ा खोला, भीतर आने को कहा। उस घर में कदम रखते ही प्रिया को घुटन महसूस हुई। यह घर था या कैद खाना? खिड़कियाँ थीं, लेकिन बंद थीं। उन बंद खिड़कियों पर मोटे पर्दे चढ़े थे। पूरे घर में अजीब खामोशी थी। प्रिया ने पूछा, बच्चे कहाँ हैं? कौमुदी ने कहा, पढ़ने गए हैं। कौमुदी ने प्रिया को बैठने के लिए कहा। प्रिया बैठ तो गई, लेकिन कौमुदी दरवाजे से सटी ऐसी खड़ी थी जैसे प्रिया कोई मेहमान हो। ओह! प्रिया तुरंत उठी और उसने कौमुदी को गले लगा लिया। कौमुदी के लिए शायद यही सबसे बड़ी सांत्वना थी। कौमुदी बहुत देर तक रोती रही, हंसती रही, रोती रही। प्रिया कुछ कह नहीं रही थी, केवल उसकी पीठ सहला रही थी। कितने सालों के रुके आंसू थे। ये क्या था
जो उसने इतने सालों से जज्ब कर रखा था। कुछ देर बाद प्रिया ने पूछा, क्या हुआ? कौमुदी की हिचकियां रुक नहीं रही थी। उन्हीं हिचकियों के बीच कौमुदी ने कहा, कुछ नहीं, तुझसे मिलने की खुशी है। अब प्रिया बिफर उठी। उसने कौमुदी से कहा, वह साफ साफ क्यों नहीं बता रही? क्या दुख है जो उसे साल रहा है? कौमुदी ने इतना ही कहा कि पति घर से निकाल देगा। यह कितना बड़ा डर था। यह डर इतना बड़ा क्यों था? घर तो दोनों से बनता है। क्यों नहीं कौमुदी डट कर खड़ी हो जाती कि मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। प्रिया के मन में आक्रोश बढ़ता जा रहा था, लेकिन प्रिया को लगा इस वक्त उसे किसी चिकित्सक की भूमिका निभानी है, आंदोलनकर्ता की नहीं। डॉक्टर के पास दुर्घटना का कोई मामला आता है तो डॉक्टर उस दुर्घटना के जिम्मेदार के प्रति गुस्से से भरा नहीं होता, बल्कि गंभीरता से इलाज करता है। उसने कौमुदी को ठीक अपने सामने खड़ा किया। कौमुदी से कहा, देखो क्या दिख रहा है। कौमुदी को लगा यह अब भी उतना ही बचपना कर रही है। कौमुदी ने कहा, तुम नहीं समझोगी प्रिया, जिस पर बीतती है वही जान सकता है। प्रिया ने अपना सवाल फिर दोहराया। कौमुदी ने पीछा छुड़ाने के लिए कहा, तुम और क्या? प्रिया बोली, बिल्कुल, मुझे भी मेरे सामने तुम ही दिख रही हो, थकी हारी आधेड़ उम्र की पस्त महिला। हम एक दूसरे के प्रतिबिंब है कौमुदी। यदि मैं ऐसी नहीं होती तो मैं भी तुम्हारी तरह हो जाती। अब तुम देखो, तुम्हें मैं दिख रही हूँ ना। चाहो तो तुम भी ऐसा कर सकती हो, तुम भी ऐसी हो सकती हो, 40 की उम्र में भी जीवन की उमंगों से भरी, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास से भरी आधुनिक महिला। कौमुदी, मुझे आईने में तुम्हारी छवि नहीं चाहिए, और तुम भी आईने में उस छवि को मत देखो, आईने में मुझे देखो। इतना कह प्रिया ने अपना पर्स उठा लिया। कौमुदी ने कहा, अभी तो आई हो, अभी जा रही हो? प्रिया ने कहा, वह अपनी ऐसी छवि के साथ अधिक समय नहीं गुजार सकती। चाहो तो एक नंबर याद रखो, इस नंबर पर कभी भी फ़ोन करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रिया वहाँ से चली गई, आत्मविश्वास से भरी। कौमुदी आत्मविश्वास वाली उस छवि को निहार रही थी।